Right now, let's go straight across without any delay. Let's go straight across to Mr. Manish Singh, who's at the moment in Uttar Pradesh, waiting for us. Manish Singh जी, नमस्कार. सर नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार. अरे जरा थके हुए लग रहे हैं आज, क्या बात है? बहुत बहुत मेहनत करी लग रहा है. जी जी लग रहा है बहुत बहुत 24 घंटे आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पार्टी का. तो सर, हाँ अरविंद सर, केजरीवाल जी को बेल मिल गई? जी सर। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई सर. जी, सबसे पहले तो हम सभी लोगों ने, पूरी समाजवादी पार्टी ने, न्यायपालिका को हम लोगों ने बहुत दिल से आभार प्रकट किया है कि भारत की न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था देती है कि रह रह करके जब ऐसा महसूस होता है कि भारतीय समाज को और भारतीय लोगों को जब ये महसूस होता है कि हम पूरी तरह से सामंती ताकतों के सामने हम लोग घिर चुके हैं, सामंती ताकतों ने हमें घेर लिया है, डेमोक्रेसी को कमजोर कर दिया, उसी समय एक लॉ के रूप में न्यायपालिका एक ऐसा डिसीजन देती है जिससे हमारे अंदर थोड़ी उम्मीद जगती है कि हम लोग इन आतताई हुकूमतों से लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को आज जो बेल मिली है पहली तारीख तक के लिए, हम दिल से मतलब न्यायपालिका का थैंक्स करते हैं। क्या बात है सर. और आपको आज अक्षय तृतीया है. अक्षय तृतीया की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं मनीष जी. जी सर, आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और परशुराम जयंती भी है, उसकी भी शुभकामनाएं. जी जी, आपको भी सर परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं. अब भगवान परशुराम वापस आएंगे, अपना परसा दोबारा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी जो अगला है चरण उत्तर प्रदेश में वो 13 मई को है. 13 मई को वोट पड़नी है. और वहां पर क्या स्थिति रहेगी सर आपके मुताबिक? वोट पड़नी है शायद शाहजहांपुर में, खेड़ी में, दौराहा में, सीतापुर में, हरदोई में, मिश्रिख में, उन्नाव में, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच. ये क्या स्थिति रहेगी सर, बताएं. सर, ये जो अवध का बेल्ट है ना, 11 लोकसभा क्षेत्र, ये जो अवध का पूरा बेल्ट है ना, वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है एक तरह से। मतलब उसकी एक अपनी इतिहास है, एक बीच का जो मध्य यूपी है उसकी एक अपनी एक ऐसी इतिहास, मतलब एक ऐसा इतिहास है उसका कि वहां के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही वो लोग जागरूक हैं और वो सत्ता को उन लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, या सत्ता को उन लोगों ने बहुत ही करीब से महसूस किया है। तो अन्य क्षेत्रों के तुलना में जो अवध के लोग हैं वो सत्ता के सामंती प्रवृत्ति को बहुत जल्दी भांप जाते हैं। और धरोरा जो हमारे एक कैंडिडेट है, हमारी पार्टी के युवा साथी हैं श्री आनंद भदौरिया जी, उनको तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। वैसे तो 2014 का भी चुनाव वहां से वो लड़े थे, लेकिन अभी 1 साल से मुस्तकिल गांव गांव जाकर के उन्होंने जो एक कैंपेन खड़ा किया है आज के समय में धरोरा में आनंद भदौरिया हमारी पार्टी के एमएलसी भी रहे हैं और यूथ संगठन के लोहिया वाहिनी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो उन्होंने एक जोश है ना, उनके मेहनत का नतीजा ये हुआ कि जिस सीट से एक जमाने में जितिन प्रसाद चुनाव लड़ा करते थे उनको भाग करके पीलीभीत जाना पड़ा। तो कहने का सर मतलब यह है कि लखीमपुर खीरी हुई, धरौरा की सीट हुई, हमारी जो अवध की सीटें हैं, हमारी 11 बहुत हम ताकत के साथ, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और लड़ाई में जो 11 की लोकसभा सीटें हैं, बमुश्किल एक आध सीटें इधर उधर हो गई तो हो गई, नहीं तो हम सारी की सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। और हम लोग को पूर्ण विश्वास, इसलिए कि सर मैं डिबेट के पहले दिन से जब हमने पहली बार आपसे बात करना शुरू किया था तो मैंने पहले ही दफा आपसे कहा था कि बहुत ही नीरस इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जनता ने जिस तरह से रिएक्ट किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, इसमें कहीं कहने में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई हो रही है। और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी डिबेट्स को जो आपसे परिचर्चा में वो शामिल थी, तो उन्होंने एक बात कहा कि 4 तारीख के बाद से वो झोला लेकर के चले जाएंगे। लेकिन समाजवादियों का स्पष्ट मानना है कि हम लोग मोदी जी को झोला लेके जाने नहीं देंगे, हम लोग उससे जवाब लेंगे, उनसे हिसाब किताब करेंगे कि आपने जो 10 वर्ष के शासन काल में नोटबंदी थोपी, नोटबंदी से अपने मित्रों को जो लाभ पहुंचाया, उस लाभ का आप हिसाब दीजिए। 3 काले कानून लेकर के आए, 700-750 किसानों की जान गई, उस पर 2 मिनट के लिए आपने मौन भी नहीं रखा, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। महंगाई आसमान में पहुंच गई, आखिर किन वजहों से? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डीजल के दाम कम है, कच्चे तेल के दाम कम है, फिर हमारे देश में महंगे तो तेल क्यों आपने बेचे, इसका भी तो जवाब देना है। हमारी जो नई शिक्षा नीति लेकर के आप आए, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से आपने एक अलग तरह के नैरेटिव में पहुंचा दिया,
उसका भी तो जवाब देना है। युवाओं को रोजगार देने की बात आपने कही थी, युवाओं को रोजगार आखिर क्यों नहीं दिया? इन 10 वर्षों में क्या वजह रही? 6 लाख से ऊपर ग्राम सभाएं हैं हिंदुस्तान में, और किसी भी ग्राम सभा में सर आप चले जाइए, मैं अपने इर्द गिर्द जब देखता हूं तो किसी ग्राम सभा में ऐसा कोई नौजवान नहीं मिलता है जो केंद्र सरकार के अधीन विभाग आने वाले हैं उनमें किसी को नौकरी मिली। तो कहने का सिर्फ मतलब यह है सर कि भारत की जनता सिर्फ सत्ता से नहीं हटाएगी। अभी मनीष सिंह जी, एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड। आपने जो बात कही कि लोगों में बड़ा उत्साह है, तो 19 अप्रैल का जो चुनाव हुआ था, 19 अप्रैल के पहले चरण के चुनाव में 61.11% वोट परसेंटेज था, टर्नआउट था 61.11%। दूसरे चरण में 55.19% और तीसरे चरण में 57.55%। तो ये गिर कैसे रहा है? इतना कम क्यों है? ये क्यों, लोग क्यों नहीं आ रहे? 60-70% क्यों नहीं है? मतलब जैसे लोगों को आना चाहिए, भरमार आनी चाहिए लोगों की। तो सर आप तीसरे चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव को आपने देखा होगा, काफी आपने नजदीक से उसके खबरें पढ़ी होगी। बदायूं में हमारे 38 पार्टी के युवा साथियों को वहां के पुलिस प्रशासन के लोगों ने थानों में बैठा दिया जी। स्थिति यह है कि हमारी पार्टी के प्रमुख नेताओं को उनके घरों पर सिपाही भेज करके, पुलिस के लोगों को भेज करके, उन पर दबिश डाल करके उनको बूथ मतदेय स्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा। मैं सर पहले भी ये बात कहता था आपसे कि ये स्थिति उत्पन्न भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और योगी जी जो एक संत कहे जाते हैं ना, सच में उनसे बड़ा तानाशाह और उनसे बड़ा सामंती नेता हमने हिंदुस्तान में नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ जी का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी को मानने वाला नहीं है, संविधान को मानने वाला नहीं, एक डिक्टेटर लीडर है। और जो उत्तर प्रदेश में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आज राजपूत कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को वो कहते हैं कि मैं लीड करता हूं इस कम्युनिटी को, मैं इस कम्युनिटी में पैदा हुआ, ये मेरे लिए गर्व की बात है, उस कम्युनिटी ने ठेंगा दिखा दिया योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी को पश्चिम से लेकर पूरब तक ठाकुरों ने जिस तरह से उनको एक योगी के सामने चैलेंज खड़ा किया है और कहा है, योगी आदित्यनाथ जी, ठाकुर आपका गुलाम नहीं है, आपका जागीर नहीं है। अगर हमारे स्वाभिमान पर आ जाएगा तो हम आपको भी सत्ता से बेदखल करने का दम रखते हैं। और ठाकुर समाज ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अन्य समाज के लोगों के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने का मन बनाया है और 3 चरण में वोट दिया है, आगे हमें उम्मीद है कि चौथे चरण, पांचवें चरण, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थर्ड फेज के बाद जिस प्रकार से मोदी साहब ने कहा कि मैं मुसलमान समाज के खिलाफ नहीं हूं, मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनसे आप पूछिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कितना सिंसियर है। ट्रिपल तलाक के अबॉलिशन के बाद जो न्याय उनको महिलाओं को मिला है वो हमारे सिंसियरिटी को वाउच करते हैं। आयुष्मान कार्ड लेके जो मुस्लिम बहनें हमारे जाते हैं और आयुष्मान कार्ड से बेनिफिट मिले हैं, वो हमारा सिंसियरिटी का प्रतीक है। आगे जाके जो वैक्सीन हमने दिया है, बहनें उस चीज को, सिंसियरिटी को मानते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बहुत सिंसियर आदमी है। आवास योजना में जब घर मिलते हैं तो मुस्लिम हमारी जो बहनें हैं वो मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंसियर है। तो क्या ये नया थर्ड फेज के बाद मुस्लिम ओवररीच जो बोलते हैं, क्या ये कैसे देखते हो आप? सर बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। प्रधानमंत्री जी तीसरे चरण के बाद नहीं, पहले चरण के पहले उनकी जुबान कुछ और थी, दूसरे चरण के बाद जुबान कुछ और हुई, तीसरे चरण के बाद जुबान कुछ और हुई, और 7वें चरण जाते जाते उनका जुबान देखिएगा सर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो आपने कहा ट्रिपल तलाक, आपने किसी भी व्यक्ति के या किसी भी समुदाय के धार्मिक मामले पर जब आप हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, धार्मिक विषयों पर जब आप हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, जातीय विषयों पर जब आप हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, कोई भी नेतृत्व करने वाला हो, तो उस समाज के लोगों को तकलीफ होता है। इसलिए कि सामाजिक जो भारत का ताना बाना है, सामाजिक जो ढांचा है वो कानून से ज्यादा व्यवहारिक है, और व्यवहारिक जो भारत का ढांचा है वही भारत को समृद्ध बनाता है, शक्तिशाली बनाता है और सांस्कृतिक रूप से भारत को सशक्त बनाता है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे सुविधाओं को देने की बात होती है, सर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब ये भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में राशन दिया है, सर भारत की जनता का टैक्स का पैसा है, भारत की जनता ने मेहनत की गाढ़ी कमाई से टैक्स दिया है आपको। और कोई भी सरकार
कोई भी प्रधानमंत्री अगर सत्ता में बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के लोगों के हितों की रक्षा करे, उनके भरपेट भोजन का इंतजाम करे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी या वाहिद इकलौते ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों के पेट भरने, संकट के समय में, आपदा के समय में, आपने जरूर जो भी सरकार रहती वो इस तरह के डिसीजन को लेती, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस पेट भरने की बात को पॉलिटिकल उन्होंने यूटिलाइज किया, उसको पॉलिटिकली उसको यूटिलाइज करके, और भारतीय समाज में जब भी आपदा, भगवान न करे कि कभी कोई आपदा है, जिस तरह की आपदा का सामना, वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन आज के समय में जानते हैं सर परिस्थिति क्या है। हम लोग तो अभी टेलीविजन का कार्यक्रम करने के बाद से, चाहे अन्य कार्यक्रमों को करने के बाद से, जब हम लोग ज्यादातर समय क्षेत्रों में जब बिता रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आम आदमी डरा हुआ है। आम आदमी तक ये बात पहुंच गई है कि कभी भी किसी के साथ कोई घटना हो सकती है। अब आप सोचिए सर कि जिसने वैक्सीन लगवाया है, अगर वो समाज का व्यक्ति मोदी जी के वैक्सीन लगवाने के बाद से डरा और सहमा हुआ होगा, क्या वो मोदी जी को वोट देगा? नहीं देगा। मोदी जी चाहे जिस तरह की भी बात कर लें, तीसरे चरण, चौथे चरण, पांचवें चरण, लेकिन सबसे बड़ा जो समय है वो भारतीय समाज में यह बात पूरी तरह से आग की तरह फैल चुकी है कि किसी भी समय किसी की भी जान मोदी जी की वैक्सीन के वजह से जा सकती है। तो जब किसी को यह पता चल जाए कि हमारी जान जा सकती है वैक्सीन की वजह से, तो वो मोदी जी को क्यों वोट तस्वीर भी तो निकाल ली वो ऐप से। ऐप में अब तस्वीर भी नहीं है मोदी जी की, पहले तस्वीर आती थी मोदी जी की कि वैक्सीन आपकी लग गई है, वहां पे तस्वीर हुआ करती थी प्रधानमंत्री जी। और सर देखिए, सर दुर्भाग्य देखिए कि वैक्सीन लगवाने के लिए जिस तरह के कठोर नियम बनाए गए, मतलब कोई, यहां तक कि मैं अपनी बात बताऊं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को स्कूल वालों ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाया और ये कहते हुए लगवाया कि अगर वैक्सीन तुम लोग नहीं लगाओगे तो तुमको कल से स्कूल में नहीं आना है। अब आप सोचिए सर कि वो समय तो आपने वैक्सीनेशन करा करके आपने सारी चीजें पूरी कर ली, लेकिन आज के समय में हमारा बच्चा तो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसलिए कि वो आपका न्यूज देखता है, आपकी खबरें देखता है, देश दुनिया की खबरों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ब्रिटेन की कोर्ट में ये कोविशील्ड का मसला आया और उसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया, तुरंत आग की तरह से पूरी दुनिया में ये बात फैल गई और हम लोग तो रात दिन देख रहे हैं। और एक सर महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे मराठी फिल्म एक्टर हैं जिन्होंने कहा, श्रेयस तलपड़े सर, उन्होंने तो कहा कि जब मैंने वैक्सीनेशन कराया उसके बाद से मेरी शरीर में थकान शुरू हुई और मुझे जो हार्ट अटैक हुआ है वो मुझे वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। तो एक फिल्म एक्टर ने देश दुनिया के सामने आकर के इस चीज को कहा कि वैक्सीनेशन कराने के बाद से मेरे शरीर में बदलाव आया, मेरे शरीर में परिवर्तन आया और मुझे थकान। तो सर इस तरह की बात उठने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने निर्लज्ज होकर के वोट मांग रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, यूरोप से तो उन्होंने वैक्सीन विड्रॉ भी कर ली है सर, पूरे यूरोप से तो वैक्सीन विड्रॉ भी हो गई है, एस्ट्राजेनेका ने विड्रॉ कर ली है जी। वही सर, मैं जी सर वही बात मैं कहने जा रहा था सर कि अब आज के समय में वोट के मतदान के स्थल पर जाने से पहले अब आदमी डरा हुआ है कि कब किसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, कब किसकी अप्रिय घटना किसको सुनाई दे दे। तो सर कहने का सिर्फ मतलब इतना है जी, सर कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि भारत का जनमानस डरा हुआ है, सहमा हुआ है और मोदी जी के खिलाफ वोट देने का आरक्षण के खिलाफ आप थे। अमित शाह जी का कहना है कि नेहरू जी SC/ST आरक्षण के खिलाफ थे। सैम पिट्रोडा जो राहुल गांधी जी के मेंटर कहा जाता था, वो बोले कि IIT IIM में रिजर्वेशंस नहीं होना चाहिए, सैम पिट्रोडा। और अब अमित शाह जी का कहना है कि ये OBC और SC/ST सबके आप रिजर्वेशन लेके मुस्लिम समाज को देना, जो अपोज करते हैं IIT IIM में रिजर्वेशंस नहीं होना चाहिए, और अभी आप ये सब रिजर्वेशंस धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को देना चाहते हो। तो ये एक प्रकार का अलग अलग बोल किस प्रकार से चलेगा? मनी सिंह जी। सर बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं सर, क्योंकि हम लोग आपसे जब हम लोग बात करते हैं, मेरे बहुत सारे प्रवक्ता साथी हैं जो आपसे बात करते हैं, तो हम लोग की जब आपस में चर्चा होती है तो आप लोगों की एक बहुत ही एक डाउन टू अर्थ एक जो आप लोगों की एक मतलब उस पर डाउन टू अर्थ आप लोगों के पास जो आंकड़े हैं और जिस तरह से आप लोग भारतीय राजनीति को देखते हैं, उसका हम लोग बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और हम लोग बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट के मन से आप लोगों से बात करते हैं। सर सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है
कि सैम पित्रोदा ये कौन है, समाजवादी पार्टी नहीं जानती। समाजवादी पार्टी उनके बयान करना को भी नोटिस लेती है ना, समाजवादी पार्टी का सैम पित्रोदा जैसे लोगों से कोई मतलब है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, समाजवादी पार्टी ने अनवरत आरक्षण के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, और हमारे जो पुरखे पूर्वज थे उनको जिस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी आरक्षण के लिए, ये मतलब हम लोगों को जिस तरह का संकट का सामना करना पड़ा है, मतलब कहने का सिर्फ मतलब यह है कि इस आरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी तक दी है, अपनी प्राणों को गंवाया है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर कि 10% अगड़ी जाति के लोगों को 10% जब आरक्षण मिला, ईडब्ल्यूएस कोटा में उनको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने तो विरोध नहीं किया। हमारी पार्टी ने तो स्पष्ट कहा कि अगड़ी जाति, नेताजी ने मैनिफेस्टो में हमेशा लिखा, नेताजी के जो पुराने मैनिफेस्टो है, नेताजी के अध्यक्षता में जो मैनिफेस्टो हमारी पार्टी के जारी होते थे, नेताजी ने अनवरत लिखा है कि अगड़ी जाति में जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी उस स्टैंड पर कायम रही और हमारी पार्टी ने उस स्टैंड का समर्थन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अगड़ी जाति के जो ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% आरक्षण आपने दिया है, तो हमने ये भी साथ में कहा कि दूसरे का जो आरक्षण है, पिछड़े तबके का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, उनका आरक्षण नहीं खाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी में जो मुस्लिम वर्ग हैं, राजेंद्र सच्चर जी की जो कमेटी कहती है कि मुस्लिम वर्ग में भी जो स्थिति है वो दलितों से भी ज्यादा बदतर है हिंदुस्तान में। तो कहने का मतलब यह है कि हम मानवता के नाते, जो एक इंसान होने की एक इंसानियत जो होती है, उसके नाते हम कहना चाहते हैं कि उस समाज का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। अगर उनके जीवन में व्यापक बदलाव लाना है, उनके जीवन को बेहतर बनाना है, हम अपने साथ उनको एक दुनिया में एक मान सम्मान के, लेकिन एक चीज बड़ी अजीब चीज है, एक छोटी चीज मिलना चाहिए। मनीष सिंह जी, एक छोटी सी चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आज की तारीख में आरोप आप पर लग रहा है, यानी इंडिया अलायंस पर, कि आरक्षण आप खत्म करना चाह रहे हैं, और ज्यादातर आरक्षण खत्म करने की बात बीजेपी के लोग करते हैं। नंबर 2, आप चाहते हैं जातीय जनगणना हो, जो अगला सेंसस हो उसमें टोटल बायोमेट्रिक्स हो, ये मालूम पड़े कौन कौन सी जात का है। जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा तो उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा? लेकिन आरोप आप पे लगाया जा रहा है, ये क्या मतलब है? जरा समझाया जाए सर, हमारी सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो आने पर 3 चीजें हम लोग स्पष्ट तौर पे करने जा रहे हैं और ये हमारे फैसले में है जी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, युवाओं को सरकारी नौकरी। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 30 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी में लाएंगे। जो जिस लायक होगा, जिस काबिल होगा, उस 30 लाख यशस्वी युवाओं को भारत के हम उनको सरकारी नौकरी में लाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और जो युवा साथी नौकरी में हैं और जो नौकरी पाएंगे उनको हम पुरानी पेंशन से जोड़ करके सामाजिक सुरक्षा जो बुढ़ापे की दृष्टि से है उसको हम लोग सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसानों की जो खाद की बोरियों के 10 किलो खाद चोरी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस खाद की बोरी का वजन फिर हम 50 किलो करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे और उनकी आय को दोगुनी कैसे की जाएगी उसका हम प्रबंध करेंगे। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर कि जैसे हमारे सीमा का सुरक्षा, ये सबसे बड़ा हमारे पास मसला है सर। आपने पिछली बार जो हमारी आपसे डिबेट हुई थी सर, परिचर्चा हुई थी, उसमें आपने जो गंभीर मुद्दा उठाया था सीमा की सुरक्षा को लेकर के, उससे हम लोग अपने चिंताओं को आपसे जोड़ते हुए इतना कहना चाहते हैं कि भारत की सीमा को बहुत सशक्त बनाएंगे, सुरक्षित बनाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी ने चीन को 4000 वर्ग किलोमीटर से ऊपर की जमीन दी है उनको हम लोग वापस लेंगे, चाहे जिस भी कुर्बानी के साथ लेनी पड़ेगी हम उन जमीनों को लेंगे। अब हमारी एक धूर भी जमीन, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, हमारी एक धूर जमीन नहीं ले सकता है। और पांचवी जो सबसे बड़ी चीज है, भारत की जो आंतरिक राज्यों की स्थिति है वो इतनी डमाडोल है, इतनी खराब है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में एक तरह की आपसी जो एक मनमुटाव और एक अलग तरह का नैरेटिव बना है कि प्रतिद्वंदता आई है, दोनों में आपस में लड़ने की जो एक भावना पैदा हुई है, उसको हम खत्म करते हुए एक मजबूत भारत का निर्माण करेंगे, मजबूत भारत बनाएंगे। और मणिपुर से लेकर के मेघालय से लेकर के मिजोरम से लेकर के जो पूर्वी राज्यों से लेकर के दक्षिण भारत के राज्य हैं, जो इनके बीच में जो एक अलग तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको हम समाप्त करेंगे। ऐसे जो गंभीर मुद्दे हैं आप समाप्त करेंगे, यही अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप समाप्त करेंगे।
आप उस चीज को समाप्त करेंगे। बोले मिशन आपका है कि मिशन जो भी हमने क्लियर किया है उस मिशन को आप समाप्त कर देंगे। मोदी जी का विकसित भारत का सपना, विकसित भारत के साथ अमित शाह जी का कहना है कि आप जब आएंगे तो आप एक है कि मिशन कैंसल, सब चीज को कैंसिल को, आर्टिकल 370 जो हमने एप्रोगेशन किया है उसको वापस आप लागू करेंगे। राम मंदिर में राहुल गांधी जी एक कमीशन बना के राम मंदिर के ऑर्डर के खिलाफ जो वापस इसको, तो राम मंदिर पे भी आप करेंगे। आप सीएए पे करेंगे, सीएए को कैंसिल करेंगे, एनआरसी को आप कैंसिल करेंगे, यूएपीए को कैंसिल करेंगे, डी न्यूक्लियराइजेशन करेंगे, आर्मी को मनोबल आप तोड़ देंगे, पावर एकदम कम कर देंगे, डी न्यूक्लियर। तो क्लियर कट है, ये 4-5 चीजें क्लियर कट। उन्होंने कहा कि आपका मिशन है मिशन कैंसल, और आप वापस सत्ते में, आप अगर सत्ते में आ गए तो ये होगा जो हमने राष्ट्र हित में किया है उस चीज को टोटल आप नष्ट करेंगे। मनीष सिंह जी। सर, भारत के गृह मंत्री जी पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, पूरी तरह से। जब न्यायपालिका ने निर्णय राम मंदिर पर दिया है तो उसको कौन कैसे कैंसिल कर देगा? आप बताइए सर, कैसे कैंसिल कर देगा? भारत की न्यायपालिका का निर्णय है तो उसको क्यों कोई कैंसिल करेगा? एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हम सेना को कमजोर, हमारे समय में सेना मजबूत हुई है और हमने अग्निवीर योजना का इसलिए विरोध किया है कि जो हमारे सेना के जवान हैं वो अपनी नौकरी और अपने जीवन को लेकर के चिंतित न रहें। उनकी चिंता भारत की सीमा है, उनकी चिंता देश है। वो अपने नौकरी को लेकर के अगर चिंतित रहेंगे, अपने जीवन को लेकर के चिंतित रहेंगे तो हमारे देश की सेना सीमा की सुरक्षा कैसे कर पाएगी? हम देश की सेना को सशक्त बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं और अग्निवीर योजना को पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम खत्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कैसे भारत विकसित हो जाएगा मोदी जी के राज में? मोदी जी के राज में भारत कैसे उज्जवल हो जाएगा? नहीं हो सकता है। जिस मोदी जी ने 55 लाख करोड़ रुपए 2014 तक भारत के ऊपर कर्जा था, उसको 260 लाख करोड़ कर्ज पे पहुंचा दिया और भारत विकसित। जैसे कि हमारे यहाँ पूरब में कहावत है कि जमीन बेच करके धनवान बनना, ये मूर्खाधिराजों की फौज है भारतीय जनता पार्टी। इसमें मूर्खों की भरमार है। कर्ज लेकर के अपने आप को बड़ा बनाना, बड़ा दिखाना, ये कहां का शौक है? तो सर ये बताएं, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक पीडीए जो आपका बेसिक थ्रस्ट है, बेसिक कैंपेन है जो समाजवादी पार्टी की, क्या वो ठीक चल रही है? कंसोलिडेशन हुआ है? उससे लोग आए हैं आपके पास? सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस समय पीडीए का निर्माण किया, उस पीडीए के निर्माण करते समय बहुत सी चीज़ों का हम लोगों ने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, शैक्षिक रूप से, मतलब सभी चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखा कि आखिर वजह क्या है कि पिछड़ा समाज, भारतीय जनता पार्टी रात दिन पिछड़ा पिछड़ा बात कहती है, लेकिन पिछड़ा समाज आखिर पीछे क्यों होता जा रहा है? सबसे बड़ी बात सर, आपने कहा कि आरक्षण की बात, सर 30 सेकंड लूंगा मैं। जी बोलिए। जैसे आरक्षण की बात, सर सारी संस्थाएं जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ के चली जाएंगी, सारी संस्थाएं जब प्राइवेट हो जाएंगी तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संस्थाओं का भोजन किया है, मैं इस तरह एक शब्द इस्तेमाल किया है मैंने कि इन संस्थाओं का भोजन किया है। सर एक बात बताइए, भारत के गृह मंत्री जी ने, मुझे ठीक से याद नहीं है, 9 या 10 विभागों को मिलाकर के उन्होंने एक सहकारिता मंत्रालय बनाया। सहकारिता मंत्रालय जानते हैं सर किस लिए बनाया गया? सहकारिता मंत्रालय सिर्फ इसलिए बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भर सके, वो सहकारिता मंत्रालय से अपना भोजन चला सके। इतनी बड़ी करप्शन की वो डिपार्टमेंट बनी है जिसमें लूट खसोट के मतलब इतने व्यापक जगह है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र सरकार के लोगों ने लूट करके पूरी तरह से सहकारिता मंत्रालय को खोखला बना दिया है। और सबसे बड़ी बात, नमामि गंगे योजना किस लिए लेकर के आ पाए? नमामि गंगे योजना जब हमारे यहाँ जल संसाधन मंत्रालय था तो 3 या 4 मंत्रालयों को मिलाकर के आपने एक मंत्रालय बना दिया। उस मंत्रालय को, अलग अलग मंत्रालय का अलग अलग पैसा होता है, लेकिन 3-4 मंत्रालयों को मिला करके एक मंत्रालय आपने बना दिया, जल शक्ति मंत्रालय। अब जल शक्ति मंत्रालय में आपने कहा कि गंगा की सफाई करेंगे। सर गंगा की तो सफाई की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ की छोटी गंडकी भी साफ नहीं है। तो भारतीय जनता, जिसकी पहले मंत्री बनी थी उमा भारती जी, उमा भारती जी के ऊपर बहुत तरह के चार्जेस लगे, उमा भारती जी मंत्रालय से हटा दी गई। और अभी जो मंत्रियों की स्थिति है, रात दिन उस मंत्रालयों के लूट खसोट, इसीलिए मैं कह रहा हूं
मोदी जी को डर इस बात का नहीं है कि सत्ता छोड़ करके हो जाएंगे। सत्ता छोड़ने के साथ साथ मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी तो उनको जाने नहीं देगी, उनसे जवाबदेही लेगी कि और आपने इस इन वक्त मंत्रालयों मैं का जो अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त मनीष सिंह जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के गोरखपुर से। सर, चलते चलते आपसे एक बहुत अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मेरे मन को जरा कुरेद रहा है। भारतीय जनता पार्टी और बाकी जितने भी लोग हैं हमेशा संदेश खाली की बात करते हैं कि बंगाल में संदेश खाली में हिंदुओं के साथ ये हुआ, हिंदू औरतों के साथ ये हुआ, महिलाओं के साथ ये हुआ, अत्याचार हुआ। रेखा शर्मा जी, आदरणीय सम्मानीय जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन हैं एनसीडब्ल्यू की, वो वहीं वहाँ पर गई, उन्होंने ना जाने कौन सी रिपोर्ट भी फाइल करी, रिकमेंडेशन फाइल करी ममता बनर्जी के खिलाफ वगैरह वगैरह। सर, वो चुराजपुर भी गई थी पिछले साल, मणिपुर में एक विजिट में गई थी। उन्होंने वहां पर तो कोई रिकमेंडेशन फाइल नहीं करी कि बीरेन सिंह साहब को हटाना चाहिए मणिपुर में। तो मणिपुर की महिलाओं की जिंदगी जो है वो कम है क्या संदेश खाली से के बनस्पत, या क्या है आपके मुताबिक? आप बताएं। जी सर, मणिपुर पूरी तरह से भारत की सरकारी व्यवस्थाओं से कट चुका है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, इसलिए कि हमारे दो प्रमुख समुदाय हैं, मैतई और कुकी। उनके बीच में जिस तरह के मतभेद उत्पन्न हुए और सरकार की मंशा के मुताबिक मतभेद उत्पन्न हुए, सरकार ने उस मतभेद को बढ़ाया, सरकार ने उस मतभेद को पाटने की कोशिश नहीं की। अगर सरकार ने पाटने की कोशिश की होती तो चीफ मिनिस्टर को हटाया होता, लेकिन सरकार ने चीफ मिनिस्टर को आज तक ना तो किसी तरह का अल्टीमेटम दिया, और वो चीफ मिनिस्टर मणिपुर में है भी कि नहीं है ये भी नहीं पता है। मणिपुर में वो चीफ मिनिस्टर, मेरे हो सकता है कि मेरी जानकारी नहीं ठीक ना हो, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि मणिपुर में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मणिपुर के बीरेन सिंह, वो मणिपुर में नहीं है, वो देश के किसी अन्य राज्य में है। अब वो राजधानी में है या किसी राज्य में है वो एक अलग बात है, लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है वो मणिपुर में नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर मणिपुर को कौन चला रहा है, कौन देख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सर कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वोट मांगने नहीं गया, वहां पर कोई चुनावी सभा नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, योगी जी को बहुत व्याकुलता रहती है, नए नए तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, नए नए तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। इन महान नेताओं की वहां पर प्रेजेंटेशन क्यों नहीं हुई, वहां पर जाकर के इन लोगों ने क्यों नहीं भाषण दिया? और हेमंता बिस्वा शर्मा तो बहुत बड़े एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्वोत्तर के बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनकी बोलती क्यों बंद हो गई मणिपुर में? मणिपुर के मसले पर बोलते क्यों नहीं है, वहां पर जाते क्यों नहीं है? इन नेताओं ने जिस तरह से दोहन किया है इन 10 वर्षों में पूर्वोत्तर का, खोखला कर दिया है इनको। सर, मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो 7वां चरण का मतदान जैसे बीतेगा, 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान होगा, 3 दिन के अंदर 4 तारीख को जब मतगणना होगी सर, 12 बजे तक देखिएगा रुझान आ जाएगा और रिजल्ट की तरफ पूर्ण रूप से संकेत मिल जाएगा। मैं ये सर बात आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो जनता की नब्ज है, जो जनता के बीच में जाने के बाद महसूस हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा चुकी है। तो ये शरद पवार जी जो बोल रहे हैं कि छोटे छोटे दल जितने हैं वो कांग्रेस में मर्ज हो जाएगा, शरद पवार जी का स्टेटमेंट किस कहते हैं? कंफ्यूजन पैदा हो गया कि अगर सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और सब कांग्रेस में मर्ज हो जाएंगे तो फिर उद्धव ठाकरे जी को क्यों वोट करें, शरद पवार जी को? इलेक्टोरेट में एक भ्रम सा हो गया। आप इसको कैसे देखते हो शरद पवार जी का स्टेटमेंट? अब शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ है और हम लोगों की पार्टी ने अभी इनके बयान पे कोई किसी तरह का स्टैंड नहीं किया। घटक दल है आपके, इंपॉर्टेंट मेंबर है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कह रहे हैं, लेकिन शरद पवार जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, वो काफी वरिष्ठ है, उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, हमारी पार्टी की अपनी एक लेगेसी है, और हमारी पार्टी ने 1952 के आम चुनाव से जो सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार, कांग्रेस पार्टी बहुत व्यापक स्तर पर बहुमत के साथ जीती थी, बहुत बड़े जनाधार के साथ जीती थी, उस समय से हम लोग सत्ता की मुखालफत करते करते सत्ता की नीतियों के खिलाफ लड़ते लड़ते हम 2024 तक आए हैं। तो सर, हमारी पार्टी की बहुत बड़ी लेगेसी है, सोशलिस्ट मूवमेंट एक बहुत बड़ी विचारधारा है। और सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी विचारधारा गांव गरीब, खेत खलियान, किसान मजदूर, गांव गरीब की बात करने वाली विचारधारा है और युवाओं की और छात्रों की बात करने वाली विचारधारा है। इस विचारधारा को किसी में मर्ज करके हम लोग
एक तरह से मतलब इतना सिर्फ कहेंगे हम कि हमारी विचारधारा एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष विचारधारा है और सत्ता से लड़ने वाली विचारधारा है, सत्ता को आईना दिखाने वाली विचारधारा है। हम सदैव सत्ता को उससे आगाह करते रहेंगे, जनता की जरूरतों से उनको जोड़ते रहेंगे। मनीष सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। गोरखपुर से बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके, माशाल्लाह जबरदस्त। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर। नमस्कार, जय हिंद। आई एम रियली शरद पवार जी का स्टेटमेंट है क्या सर? Well, I think Mr. Ali Darwala is right. He talks the opposite. When Mr. Sharad Pawar points east, he goes west. When he points north, he goes south. So I think he's recovered effectively when he says something like this. No, if you're saying that you're going to win 8 to 10 seats, whatever, And you're going to merge with the Congress. and merge with the Congress, Unless he didn't mean himself. ना what message? I mean, बाकी जगह भी आप लड़ने वाले हो ना, अभी पुणे में इलेक्शन होने वाले, the entire एटलीस्ट महाराष्ट्र में 3 फेज बाकी है जी। तो what will the voter think? जो इलेक्टोरेट है, जो शरद पवार जी को वोट देने वाले हैं, वो बोले कि आपको वोट देंगे तो आप मर्ज होने वाले कांग्रेस के साथ, तो why not vote for the, I mean, what I'm trying to understand is a lot of confusion is there out there, and उद्धव जी को क्यों वोट दे, आप भी अगर मर्ज कर रहे हो कांग्रेस के साथ, That only Mr. Sharad Pawar can answer. and to talk immediately when the third phase is over, or nothing comes out of, just comes out from him. It's everything that he does is very well planned And very well calculated. very well calculated, and to talk immediately after the third phase in such a language, even when your own people are fighting the elections, you have given them tickets, Gee. and you're saying you're going to merge with the Congress. Maybe he's not talking about himself. Maybe he's talking about the DMK and Trinamool Congress and other people. You heard the Akhilesh Yadav party. Yes. हम क्यों जाए? हमारा खुद के विचारधारा है, हम कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, फिर भी हम लड़ेंगे। That's लड़ते right. नहीं। Why will we merge with the Congress? He likes to just, as they say, throw a stone on still waters, just to No, if create, you- just to create ripples. If you ask DMK, they say why should we merge with the Congress? Who the hell are Why you? Mamata Banerjee merge with the Congress? Again, what for? उद्धव ठाकरे, I mean, the biggest problem उद्धव जी को हो रहा है कि वो लोगों को क्या समझाएंगे कि कांग्रेस के साथ मर्ज होने वाले। Mr. Sharad Pawar can't be understood. After all, I still remember all that took place at the YB Chavan Center when he named Ajit Dada Pawar as his heir. He had actually named him. And then all these people got together, cried and did whatever, and he withdrew that because he had resigned, if you remember. He had resigned as the leader of the party. And, well, it's Mr. Sharad Pawar. Sometimes Mr. Pawar also has this habit of getting caught in his own words. Maybe he tries to make moves which are too complicated, even for himself. So which means he's back, effectively. ये स्टेटमेंट से तो मुझे लगता है कि शरद पवार साहब की सेहत अब बिल्कुल ठीक हो गई है, मुझको ऐसा लगता है। सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। वेल, दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो। आज के शो में प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यू कैन सी wherever we are available. हम लोग कहाँ अवेलेबल हैं? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, All across the social media. In fact, we are one ट्विटर of पे, the biggest social media influence. द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। Yes, sir. आपको जो कहना हो, कुछ कहना हो, प्लीज जरूर भेजें। वी आर ऑल देयर विद यू एंड वील ऑलवेज बी विद यू। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वी आर देयर ऑल ओवर द प्लेस एंड वी आर ऑलवेज विद यू। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते चलते एक बार फिर आप सब लोगों को जय सिया राम और हर हर महादेव। हर हर महादेव।